अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 किरण नाज के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी माहौल इस वक्त बड़ा हाई है या फिर हाई दिखाया जा रहा है। ऑपोजिशन और इत्तेहादियों की मुलाकातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म से इत्तेहादी साथ देने के अहदो पैमा कर रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज आ गया है, PDM का मार्च का ऐलान हो गया है, PTI का सिंध हुकूमत के खिलाफ मार्च, पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के खिलाफ मार्च। और इन सब का मकसद जो बताते हैं वो ये है कि अवाम का बड़ा बुरा हाल है, आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमतों से छुटकारा ना गुजरे। अब ये बहस कब तक चलेगी, कितनी कामयाब होगी, कब तक मैं इन टॉपिक्स पर प्रोग्राम्स करती रहूँगी, ये अल्लाह जाने। लेकिन आज जो मैंने आगाज़ में आपको वीडियो दिखाई है, इस वीडियो से ही आगाज़ करना चाहती हूँ अपनी बात का, जो कि 1-2 दिन पुरानी है लेकिन अपने अंदर ना एक मुकम्मल फसाना रखती है। बैकग्राउंड में दिला तीर बिजा, सिंध की ख़वातीन बिलावल की आमद पर पुरजोश महवे रक्स हैं, या फिर मैं आम ज़बान में कहूँ तो पीपल्स पार्टी के पार्टी तराने पर नाच रही हैं। और ये वैसे ही नाच रही हैं जैसे सिंध हुकूमत अवाम को नचा रही है। बैकग्राउंड में साइट पर बोसीदा हालत में चप्पलें मौजूद हैं लेकिन अवाम नंगे पाँव नाच रही है। मजमूई तौर पर 20 से 25 साल और मुसलसल 13 साल से सिंध के तख्त पर बराजमान पीपल्स पार्टी के दौर में औरतें बोसीदा चप्पलें हैं साइट पर बगैर चप्पल के नाच रही हैं। और ये नंगे पाँव है ना नाज़रीन, ये सारा फसाना बयान कर रहे हैं। हाकिम सिंध की दी हुई खुशहाली के तराने सुना रहे हैं ये नंगे पाँव। वफाकी हुकूमत के खिलाफ निकलने वाले अपने सूबे के खाली पेट में दौड़ते बेहंगम चूहों का रक्स देख पा रहे हैं। एम्बुलेंस ना होने पर गधों पर निकलने वाली मैयतें देख पा रहे हैं। कुत्तों के काटने से मरने वाले या शहर से लेकर सूबे के आखिरी कोने तक लुटेरों की नाचती गोलियों से होने वाली मौत का रक्स देख पा रहे हैं। 160 के पेट्रोल पर चीखने वाली सिंध हुकूमत दूध के 150 हो जाने पर निकलने वाली चीखें सुन पा रहे हैं। बिलावल साहब, आप कहते हैं साथियों आपको अवामी नुमाइंदा चाहिए, आपको बहादुर नुमाइंदा चाहिए, आपको ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि दुनिया भर में आपकी आवाज़ उठा सके। वो एक ही है, वो मैं हूँ। बिलावल साहब, मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी कि सिंध को एक ऐसा नुमाइंदा चाहिए जिसकी नज़र विफाक की कुर्सी पर नहीं, झुग्गियों में पड़ी खटमल ज़दा उस पलंग पर हो जो सालों साल से बोसीदा हो चुकी हैं, जिसकी नज़र आवाम के चूल्हों पर हो जो कई वक्त ठंडे रहते हैं, उन पैरों पर हो जो बिना चप्पल आपके लिए थिरकते हैं, नाचते हैं, उन जज्बों पर हो जिनके लिए भुट्टो आज तक जिंदा है लेकिन ये नंगे पाँव चीख कर कोई और ही फसाना सुना रहे हैं, कोई और ही कहानी सुना रहे हैं। इसीलिए इन्हीं हालात को देखते हुए, साल से चलते हालात को देखते हुए हबीब जालिब कह गए हैं कि हर बिलावल है कौम का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। आगाज़ करती हूँ पहले टॉपिक का। हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं, 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। जो ग्रेजुएट्स है, जिसने BA की हुई है, जिसके पास नौकरी नहीं है, 30,000 रुपए जो भी ग्रेजुएट होगा उसको कहीं इंटर्नशिप दिलवाएंगे। 26 लाख हमने स्कॉलरशिप्स हमारे नीचे सूबे हैं और जो सेंटर है, और इसके ऊपर 38 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बड़े रिलीफ पैकेज के ऐलान को 2 रोज़ गुजर गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो कम हो गई हैं लेकिन बिजली की कीमत कम करने का मैकेनिज्म अब तक सामने नहीं आया, और उसके बरक्स नेपरा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मुसलसल बिजली महंगी करने की इजाज़त दी जा रही है। साथ ही खान साहब ने बेरोजगार ग्रेजुएट्स के लिए 30,000 रुपए के इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान किया था, लेकिन अब तक नाज़रीन ये वाजे नहीं किया गया है कि इस पर अमल कैसे होगा। ऑब्वियसली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो देख रहे हैं। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा और ज़बरदस्त ऐलान किया है। अब पाकिस्तान में नाज़रीन कितने ग्रेजुएट्स हैं जो बेरोजगार हैं, तो क्या हुकूमत वक्त ने इसका डाटा वगैरह इकट्ठा किया है? ये इंटर्नशिप जो दी जाएगी वो किन महकमों में दी जाएगी? वैसे तो तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स का सूबे ऐलान करते रहते हैं, लेकिन इससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है या होता है, और क्या वहाँ भी मेरिट पर काम किया जाता है? एक सवाल है जो रह जाता है। पिछले साल सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की पेश करदा रिपोर्ट को देखें तो इसमें बताया गया है कि मुल्क में 24% तालीम याफ्ता अफराद बेरोजगार हैं। उनकी तादाद कितनी है ये अभी तक मालूम नहीं है। ऑब्वियसली अगर हुकूमत वक्त ने इतना बड़ा ऐलान किया है तो पीछे होमवर्क भी किया होगा, उनको मालूम होगा कितना होमवर्क किया गया है, कितना डाटा है, कितने आदाद शुमार हैं। ज़रा इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ मौजूद हैं नदीमुल हक साहब, वाइस चांसलर्स हैं पाइट के। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
सर खान साहब ने बड़ा जबरदस्त ऐलान किया है ये नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए, तो सर क्या इंटर्नशिप्स देने का इस पर अमल दरामद अब होगा कैसे सर? अब तक हुकूमती अरकान भी नहीं बता पा रहे हैं। आपको इस हवाले से कुछ मालूम है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। और ये प्रोग्राम कितना एप्लीकेबल है सर? देखिए जी, मुझे तो नहीं पता कैसे खबर हाल किया। मुझे ये जरूर पता है कि पिछली हुकूमतों ने अनाउंस किया, बहुत दफा ये होता है, पर इसमें कोई खास नजर नहीं आता काम होता हुआ। ये नहीं है कि बहुत सारे बच्चों को इंटर्नशिप लेके कुछ सीख लेते हैं। मुश्किल काम है ये इम्प्लीमेंट करना, बहुत मुश्किल काम है। कह देना आसान है, मुश्किल बहुत है, बिकॉज कोई इसकी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। अगर हम कोई इंटर्नशिप आप रखें, कोई इंटर्न हम रखें, कैसे रखें, कैसे उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पैसे देगी या वो नहीं देगी। तो ये सारी जो चीजें ना, इसकी एप्लीकेशन बनाना आसान काम नहीं है, काफी मुश्किल काम है। सर आपके इदारे के सर्वे के मुताबिक 31% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, तो क्या आप हमें नंबर्स में बता सकते हैं कि कितने लाख या करोड़ में तादाद बनती है? तो कहते हैं मिलियंस में है, ये नहीं है कि कोई थोड़ा नंबर है, क्योंकि ऑब्वियसली काफी सारे बच्चे ग्रेजुएट करते हैं, वो देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है ऑफहैंड। बट पॉइंट ये है कि ये बच्चों को नौकरियां अच्छी मिल रही, और बच्चे ये भी हमने देखा है कि यूनिवर्सिटीज के बच्चे डिप्रेशन के भी शिकार है, बिकॉज उनको मिलता कुछ नहीं। और कुछ लोग ज्यादा बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी में बैठ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में बच्चे 30-30 साल की उम्र से ज्यादा बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलती। वो कहते हैं हम पढ़ ही ले, तो इतना ज्यादा वो पर बैठ जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो फिर नौकरी और भी नहीं मिलती। और फिर एक और भी चीज, हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इतनी कमजोर है कि बच्चे एम्प्लॉयड नहीं हो सकते। तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, इसको हमें माजी में भी हुकूमतें इंटर्नशिप प्रोग्राम लाती रही हैं सर, उन पर कितना अमल होता हुआ देखा है आपने? मुझे कोई डेफिनेटिव नहीं पता, इस पे हमने रिसर्च नहीं की, पर ये जरूर है कि बहुत कम इंटर्नशिप प्रोग्राम सक्सेसफुल हुए, क्योंकि नजर कोई नहीं आते जो इंटर्न सक्सेसफुली बाहर निकले। और अगर इंटर्नशिप उनको जो 2-3-4 महीने 6 महीने की नौकरी मिल भी जाए जी, तो उससे ये नहीं होता कि उनकी तकदीर बदल जाती है, वो आगे जाके बेहतर नौकरियां मिल जाती हैं। तो इसलिए ये इंटर्नशिप प्रोग्राम एक जैसे कि एहसास है कि थोड़ा सा किसी को शायद आप पैसे दे दें, उनका सहारा हो जाए, तो उनकी जिंदगी नहीं बदलती इससे। नदीम साहब, आपने कहा सर कि ये मुश्किल काम है और माजी में भी अमल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। यकीनन सर नामुमकिन तो नहीं होगा ना, इस पर अमल नहीं होता, क्यों नहीं होता? हर्डल्स आते काम पर है, क्या रुकावटें आती हैं? देखिए, मुमकिन तो सब कुछ होता है, क्योंकि 31% बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं जो कि ग्रेजुएट कर चुके हैं, और वो बच्चों की उम्र भी जो है 29 साल से कम है। 29 साल से कम जो बच्चे हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती। और जो नौकरी मिलती है वो भी हमने देखा है कि वो अच्छी नौकरी नहीं होती। जो एमफिल पीएचडीज हैं वो लो लेवल की नौकरी रहते हैं, बिकॉज उनको मिलती कोई नहीं है। जो हाई स्कूल वाले हैं उनको कोई खास अच्छी नौकरी नहीं मिलती। तो नौकरी की क्वालिटी इस मुल्क में बहुत कमजोर है। नंबर 2, बच्चे डिस्करेज बहुत है। कई बच्चे हैं जो ना पढ़ रहे हैं ना नौकरी कर रहे हैं, वो भी तकरीबन 30% है। और नंबर 3, औरतें भी बहुत डिस्करेज है। औरतें तो बेचारी को नौकरी बहुत कम ही मिलती है, खासतौर पे अर्बन एरियाज में, ठीक है। और इसके बाद ये भी है कि जो नौकरी जिसको मिलती है वो भी लो क्वालिटी की मिलती है। तो एज फार एज नौकरी इज कंसर्न, तो काफी क्राइसिस है इस मुल्क में, क्योंकि अच्छी नौकरियां है नहीं, और अच्छी नौकरियों के साथ अच्छी तनख्वाहें भी नहीं है, अच्छे वो क्या कहते हैं उसके साथ पर्क्स भी नहीं है। तो ये जो चीज है ये तो बहुत सीरियसली लेने वाली है, बहुत सीरियसली सोचने वाली है। पर इसका जो जड़ ये है कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रही और कंपनियां ग्रो नहीं कर रही। तो इन्वेस्टमेंट और कंपनी अगर ग्रो नहीं करेंगी तो फिर वो एम्प्लॉय कैसे करेंगी? अगर कंपनियां ग्रो करें तो वो एम्प्लॉय करेंगी। कंपनियां क्यों नहीं ग्रो कर रही, उस पर भी हमने तहकीक की है बहुत। उस पर भी हमने निकाला है कि रेगुलेशन इस मुल्क में इतनी कड़ी है, इतना आप लोगों को तंग करते हैं, कभी डॉक्यूमेंटेशन पे, कभी लाइसेंस पे, कभी एनओसीज पे, इतना हुकूमत तंग करती है उन्हें कि बेशतर लोग अपना टाइम इन्हीं चीजों पे लगाते हैं कि परमिशन ले लो, लाइसेंस ले लो, फिर डॉक्यूमेंटेशन करो। तो काम के लिए टाइम बहुत कम रहता है। सर खान साहब ने कहा है कि वो अब इस सिस्टम में तब्दीली ला रहे हैं और ये प्रोसेस के मरहलों को आसान बना रहे हैं। अगर आप लोगों को एनओसी के निजाम से खत्म कर देंगे, मेरा ख्याल एनओसी खत्म ही कर दें, एनओसी होना ही नहीं चाहिए। रूल्स क्लियरली हो और रूल्स पे आप चले। क्रिकेट का जो मैच होता है, आप खुद सोचिए, अगर आप उसमें हर बॉल पे एनओसी लेने लगे तो फिर क्रिकेट तो नहीं चल सकती।
नजीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक तरफ विफाकी वज़रा कहते हैं भाई नौजवान क्यों भागते हैं, सरकारी नौकरियों में कुछ भी नहीं रखा हुआ, लेकिन जब दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्कॉलरशिप्स का ऐलान करते हैं, इंटर्नशिप का ऐलान करते हैं, तो नौजवानों में, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब इसमें कोई शक नहीं है नौजवानों में मकबूल तरीन वज़ीर आज़म है, और अगर वो ऐसा ऐलान करते हैं तो होप बढ़ती है। लेकिन होप के बाद अगर विफाकी नुमाइंदों को ही, लोगों को ही ना मालूम हो कि इसका प्रोसेस क्या है, इस पर करना क्या है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उन्हीं नौजवानों के लिए होता है कि आपने हमारे लिए ऐलान तो कर दिया लेकिन हम करेंगे क्या। हसन खावर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी शुक्रगुजार हूं सर वक्त की। अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें सर, क्योंकि हुकूमती लोगों को भी नहीं मालूम कि इसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से, किस क्राइटेरिया पर ये इंटर्नशिप्स दी जाएंगी सर, अगर आप कमेंट करना चाहें तो करें, फिर हम आगे चलते हैं सर। जी देखिए, बात यह है कि मेरे ज़ाती इल्म में इसलिए नहीं है कि वफाकी हुकूमत का प्रोग्राम है, लेकिन ये इतने मेगा लेवल का प्रोग्राम है कि इसका बेस वर्क भी हुआ हुआ है और इसकी तफसीलात जो हैं वो जल्द मीडिया को उससे आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ, देखिए मैं आपको बताऊँ, इससे पहले जब एहसास राशन प्रोग्राम था तब भी लोगों का ये सवाल था, और आपने देखा कि हमने जब वो लॉन्च किया तो उसके पीछे पूरा टेक्नोलॉजी थी, ट्रांसपेरेंसी थी, एक सोल्यूशन था। ये हमारी हुकूमत का तरीका रहा है, तो इसका बड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड जो पूरा तरीका है वो आपके सामने रखा जाएगा और ये तफसीलात कुछ रोज में इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएंगी। सही, आप कह रहे हैं कुछ रोज में तफसीलात सामने आ जाएंगी। सर साथ ही आप मेरे मौजूद हैं, अब जो पॉलिटिकल हैपनिंग इस वक्त हो रही है इस पर बात कर लेते हैं, जरा नाज़रीन को दिखा देते हैं, फिर बात करते हैं। जोसेफ ने बड़ा सपोर्ट का इजहार किया और उन्होंने यही कहा है कि हम इंशाल्लाह ताला हुकूमत के साथ खड़े हैं। बाकियों से भी मुलाकातें होंगी, रादियों से तो हमारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है वो इंशाल्लाह जारी रहेगा। कोई बात नहीं हुई अपने इस्तेमाल से इजाज़त सब तशरीफ़ इजाज़त की गर्ज से, लेकिन उसके ऊपर कोई अज़म एतमाद के हवाले से कोई अभी तक हमारा फैसला ही नहीं हुआ, तो भाई हम कैसे कह सकते हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं या हुकूमत के खिलाफ हैं। अपोजिशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है, क्योंकि अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगा। 5 सीटों से की कोई बात नहीं है, यहाँ तो उससे बहुत ज़्यादा नंबर मौजूद हैं। सुन के थक गए हैं और लैनी ने लेके आना जान छुट्टे। सिचुएशन बड़ी गंभीर है नाज़रीन, और एतमाद दोनों तरफ से, वो चाहे हुकूमती बेंचेस पर हो चाहे अपोजिशन के हलकों में हो, दोनों तरफ से मुकम्मल एतमाद है। अब हुकूमत अदम एतमाद का सामना करने को तैयार है, अपोजिशन ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लानी है तो ले आए, हमने तैयारी की हुई है, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने काफ लीग के बगैर भी अदम एतमाद लाने का दावा किया है। नून लीग कह रही है हुकूमत चाहे परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बना दे, लेकिन अदम एतमाद सही वक्त पर पेश करेंगे, हुकूमती अरकान को टिकट का जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। एहसन इकबाल कह रहे हैं अदम एतमाद की बड़ी सपोर्ट PTI के अंदर से। आखिर वज़ीर आज़म की भरपूर जवाबी हिकमत अमली के बावजूद अपोजिशन अदम एतमाद पर इतनी पुरएतमाद क्यों है, इस पर बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ चौधरी बरादरान की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर वफाकी वज़रा के मुतज़ाद दावे आ रहे हैं सामने। फवाद चौधरी साहब के मुताबिक चौधरी शुजात ने कहा है कि हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन तारिक बशीर चीमा कह रहे हैं मुलाकात में अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई है, हुकूमत की हिमायत का कोई बयान नहीं दिया, मामले पर इस वक्त मुशावरत जारी है। हसन खावर साहब ये पहले तो जरा कर दीजिएगा, ये मुख्तलिफ बयानात आज़ाद क्यों आ रहे हैं सर? चौधरी बरादरान ने आगे साथ देने की यकीन दहानी करवाई है, नहीं करवाई सर? अदम एतमाद डिस्कस हुई है, नहीं हुई? आपके दोनों वज़रा अलग अलग बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कुछ कहते हैं, तारिक बशीर चीमा साहब इसकी तरदीद कर रहे हैं, कौन सही कह रहा है हसन साहब? जी देखिए, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं ज़ाती तौर पे तो उस मीटिंग में शामिल नहीं था, इसलिए मेरी अपनी कोई ज़ाती राय नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी साहब क्योंकि वफाकी हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है, तो मेरे ख्याल में जो ऑफिशियल वर्जन है वो तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो फवाद चौधरी साहब ने बात की उसमें कोई इतनी हैरानी की बात नहीं है कि उन्होंने हमें सपोर्ट का यकीन दिलाया। उसकी वजह यह है कि बारहा उनकी पार्टी की तरफ से, काफ लीग की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है, उन्हें सराई काफ की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई और उनके तमाम लोग जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। और ये चीज़ अपोजिशन के लिए सरप्राइज जरूर है, क्योंकि उनका ख्याल तक तो शायद उनकी मिन्नत समाजत से उनका दिल पसीज गया होगा और वो कह रहे हैं ठीक है हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और वहां पर अदम एतमाद की तहरीक स्पेसिफिकली डिस्कस हुई या नहीं हुई, मेरे ख्याल में इस बात की रेलेवेंस कम है और इस बात की अहमियत ज्यादा है कि ये काफ लीग ने बारहा ये बात की है कि वो हमारे साथ खड़े हैं, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि कल भी खड़े रहेंगे।
अच्छा ठीक है सर। वैसे काफ लीग को साथ रखने के लिए हुकूमत हमेशा कुछ ना कुछ देती आई है, कुछ ना कुछ ऑफर करती आई है। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से परवेज इलाही की शिकायत का इजाला हो या मोनिस इलाही साहब की वजारत का मामला हो, इस बार क्या देने जा रही है सर वफाकी हुकूमत? देखें, कोई उनकी तरफ से ऐसा कोई नया मुतालबा नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब आप एक इत्तेहादी होते हैं तो एक पार्टनरशिप में आगे चलते हैं, एक दूसरे की शिकायतों को रफा करना होता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिन बातों पे एग्रीमेंट हुआ है उनको खैर सगाली के साथ स्मूथ तरीके से आगे लेके चलना है। उनकी तरफ से जब भी कोई जायज शिकायत आती है, हर एक को शिकायत होती है, तो हुकूमत उसको अजाला भी करती है। और जब उनकी तरफ से फीडबैक आता है, और मैं आपको एग्जांपल दूं कि लोकल गवर्नमेंट लॉ का जब पहला ड्राफ्ट आया तो उसमें काफ लीग की तरफ से काफी सजेशंस आए और वो सजेशंस काफी बेहतर थी। तो हुकूमत ने जब समझा कि ये बेहतर सजेशंस आए तो उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट भी किया और उस ड्राफ्ट को चेंज भी किया। इसी तरह आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी से तंग है, ब्यूरोक्रेसी से तो हमारी पार्टी के बाज लोग भी तंग होते हैं, तो वो जब तंग होते लेकिन सर कभी ऐसा वक्त आता है ना कि फिर शिकायत या मुतालबात पूरा करना नागुज़ीर हो जाता है हुकूमत के लिए भी। साथ ही मौजूद हैं आप मेरे साथ, डिस्कस करते हैं आगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आती हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। हसन खाबर साहब तर्जुमान पंजाब हुकूमत साथ मौजूद हैं। कादिर खान बंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी आ चुके हैं साथ, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। कादिर साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। सर, ये आप नहीं समझते ऑपोजिशन की तो सारी मेहनत पे पानी फेर दिया वज़ीर आज़म साहब की 35 मिनट की सर मुलाकात ने? बंदुखेल साहब, किसकी मुलाकात से? सर, वजीर आजम साहब ने जो मुलाकात की है जान से, उसने तो पानी फेर दिया नहीं ऑपोजिशन की सारी मेहनत के ऊपर। जो आनिया जानिया जो 5 मुलाकातें हुई आप लोगों की, वो उस पे तो सारा पानी फिर गया सर। गया कल पे मैं बैठा होता लाइव शो में, और जब एंकर ने कहा कि काफ लीग ने हुकूमत की हिमायत ऐलान कर दी है, तो मंदुखेल साहब को फोन पर ले लें, उनकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही है। मुझे आवाज़ सही नहीं आ रही है। मंदुखेल साहब, आपको दोबारा सर लेते हैं लाइन पर, फिर आपसे बात करते हैं। बिलावल साहब भी, क्योंकि 5 लोगों की बात कर रहे हैं, हिमायत का ऐलान की बात कर रहे हैं, तो हसन खाबर साहब, वैसे आप लोगों की ये नॉलेज में है ये किन 5 लोगों की बातें कर रहे हैं? पहले तो इत्तेहादियों को साथ मिलाने की बातें हो रही थी ना। अब काफ लीग ने बड़ा क्लियर, बड़ा वाज़े तौर पर जो इत्तलात आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, हालांकि कुछ जराए ये भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई है, बट फिर भी एक बड़ी बावसूख जराए से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद हिमायत का ऐलान हो गया है। तो अब ये जो बाकी 5 लोगों की बातें कर रहे हैं, ये इत्तलात हैं आपके पास? कौन है वो 5 लोग जिन्होंने हिमायत का ऐलान किया है, उनको बताया है? देखें, बात ये है इनकी किस बात को एतबार करें, किस पे ना करें, किसका यकीन करें, किसका ना करें। ये तो कई दिनों से मैं सुन रहा हूँ। फरवरी का महीना बड़ा अहम है, फरवरी भी आया, उससे पहले दिसंबर भी आया। पीडीएम के ज़माने में यही बातें करते थे, फिर कहते थे हमारे नंबर पूरी हो गए। उसके बाद पूरी कौम ने देखा कैसे एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे जा रहे हैं। अब जब इत्तेहादियों ने हाथ नहीं मिलाया तो आप कह रहे हैं कभी 6 लोग हैं, कभी 5 लोग हैं, कभी 4 लोग हैं। मैं तो ज़ाती तौर पे चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता। अगर उनके नंबर पूरे हैं तो उनका आईनी और जमहूरी हक है, जो मर्जी तहरीक अदम एतमाद लानी है वो ले आए, हम उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन इस किस्म की बातों पे जो है ना, हम कान नहीं धरते। हमारे लोग जो है वो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे इत्तेहादी भी हमारे साथ खड़े हैं। और अगर कोई शख्स जाती तौर पर ऐसा मामला तय करे तो हमारे इल्म में आ जाएगा। लेकिन हमारे जितने अरकान पार्लियामेंट हैं, कोई ऐसे उस पर नहीं है जिसने हमें कहा हो कि हम आपका साथ छोड़ेंगे, या जो कोई नाराज हुआ हो, जिसकी कोई शिकायत हो। सब लोगों से बातचीत जारी है, मुशावरत भी होती है, काम भी चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं जी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया हसन खाबर साहब, साथ आप मौजूद थे। एक बार दुखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इसके साथ अफनान साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी। कादिर साहब, सर आवाज़ आ रही है तो सबसे पहले मैं यही जानना चाह रही हूँ, क्या आप लोग अब डिस्कस कर रहे हैं? तासुर तो अब यही मिल रहा है कि आप लोग मुसलसल मुलाकातें करते रहे। सर 5-6 मुलाकातें हो गई, जरदारी साहब से मुलाकात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब आनिया जानिया कर रहे हैं सर, और अब हुआ ये कि वज़ीर आज़म साहब मिले 35 मिनट के लिए और फिर उसके बाद हिमायत का ऐलान हो गया, आखिरी दम तक साथ हैं, ये बता दिया उन्होंने। किरण, कल मैं 24 न्यूज़ सन्ना बुचा वाले शो में था। काफ लीग की तरफ से कोई गेस्ट नहीं था। जब एंकर ने ये सवाल उठाया कि काफ लीग ने हुकूमत का ऐलान किया है, तो चीमा साहब ने खुद टेलीविजन को फोन करके उस शो में इंटर हुआ। उन्होंने क्लियरली मना कर दिया
कि हमने कोई हुकूमत का ऐलान नहीं किया, हिमायत का ऐलान नहीं किए। हमने चौधरी परवेज इलाही को इख्तियारात दिए, वो जब चाहे इस्तेमाल करे उसको अपोजिशन के हक में या हुकूमत की। ये क्लियरली कल पूरे तमाम टीवी चैनल में ये खबर भी चल गई है। तो आपने कैसे कह दिए है कि काफ लीग की हुकूमत का ऐलान की है, तो कल उसे तरदीद की है। तो सर परवेज इलाही अगर एतराज उनको होता है इस बात पे, तो परवेज इलाही साहब के लिए क्या मुश्किल था, अपने नाम से तरदीद चलवा देते सर? देखिए, तो तरदीद तो आप हिमायत भी तो नहीं किया ना। अब वो मुझे बता दो, क्या परवेज इलाही साहब ने इस बात की हिमायत का ऐलान का तो मना ही नहीं कर रहे। तारिक बशीर चीमा साहब ने भी ये कहा है कि अदम एतमाद की बात नहीं हुई है सर। नहीं, वो भी बात कही है, जरा दोबारा गौर कर ले। मेरे शो में मौजूद था और ये था भी नहीं, इसने टेलीफोन करके तरदीद की। उसने कहा कि हमने काफ लीग के तमाम अहदेदारान ने परवेज इलाही साहब को इख्तियारात दिए हैं, वो फैसला करेंगे। हमने ना हुकूमत का हिमायत का ऐलान किया है, ना हमने अपोजिशन का। वो अभी तक जो है ना वो सेंटर पॉइंट पे जो है ना वो बैठे हुए हैं। तो आप कैसे कह रही है अपने शो में कि उन्होंने हुकूमत का ऐलान कर दिए? तो तारिक चीमा साहब का 10 बजे 24 न्यूज सना बुचा के शुकावाला को मैं दे रहा हूँ जर्नी, ये तो रिकॉर्डिंग उठा के देख ले, आपके पास नहीं है तो अच्छा सर, वो अगर वो सेंटर पॉइंट पर हैं तो आप लोगों को ये कवी इम्कान और यकीन है कि वो उनका पलड़ा जो है वो आप ही की तरफ आएगा? देखिए, हमें 100% यकीन है। सिर्फ थोड़ा सा नून लीग के दोस्तों का डॉक्टर अफनान साहब बताएंगे। हमें 100% यकीन है। पीपल्स पार्टी को मेरे चले आप लोगों को तो यकीन है, लेकिन अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उनके बगैर भी अदम एतमाद आ जाएगी। नंबर्स पूरे हैं उनके पास। अफनान साहब, ऑपोजिशन के पास ऐसा क्या है सर? अगर काफ लीग के कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हिमायत का ऐलान कर दिया, कुछ लोग कह रहे हैं अभी तक ऐसी कोई बात ही नहीं की, बट स्टिल शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उनके बगैर भी हो जाएंगे। नंबर्स पूरे हैं सर, बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप लोग। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो हुकूमत जो अपोजिशन है उसके तकरीबन 162 या 163 MNAs हैं और हमें तकरीबन 10 MNAs चाहिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को कामयाब करने के लिए। जी जी। और इस वक्त तकरीबन समझ लें कोई 2 दर्जन हुकूमत के ऐसे MNAs हैं जो हमारे से कॉन्टेक्ट के अंदर हैं, जिनमें मुख्तलिफ ग्रुप भी हैं, डिसग्रंटल्ड भी हैं, बहुत सारे ऐसे जो हमारे टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। उसके अलावा हमारी बातचीत जो है वो MQM से भी चल रही है और दीगर जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के उनसे भी चल रही है। सिर्फ राब्ते हो रहे हैं अभी तक, या कहीं से यकीन दहानी भी आ गई है? देखिए, हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि ये हमारे पास देखें 10 MNAs पूरे करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हमें कोई एक इत्तेहादी इनका सपोर्ट कर दे और बाकी कुछ लोग जो डिसग्रंटल्ड इनके MNAs हैं वो कर दें, या इनके डिसग्रंटल्ड MNAs जो है उनकी सपोर्ट आ जाए या MQM की आ जाए, तो हमारे बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके थ्रू हम नंबर पूरे कर सकते हैं। नंबर्स पूरे हैं, बल्कि आप लोगों को तो 10 चाहिए, आपके पास तो 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं, तो फिर लेकर आए ना, कोई डेट दें। हुकूमत भी बार बार कह रही है कि अगर सब कुछ है पूरा तो कोई डेट क्यों नहीं दे रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे, कब ला रहे हैं? देखिए, मार्च के महीने में जो है वो मैंने पहले भी वाली बात की थी कि ये इंशाल्लाह अगर सब कुछ सही हुआ तो टेबल हो जाएगी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ज़ाहिर है हमें जो है वो उसको प्लान ठीक तरह करना होता है, क्योंकि ज़ाहिर अगर हम कोई गलती करेंगे आपके मार्च से पहले या आपके मार्च के बाद, बस मतलब कि आने वाले चंद हफ्तों में आप कर ले। मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं दे सकता, लेकिन ये देखें, ये जो मामला होता है ना, ये खाली हमने इसके अंदर बहुत सारे महरकात जो है उनको तय भी करना होता है। खाली ये नहीं है कि आपने नंबर पूरे करने हैं फिर उसके बाद आगे क्या करना है, फिर कैसे मामला आगे लेके चलना है, तो वो काफी सारी चीजें जो वो तकरीबन पिछले 15-20 दिन से ये रोजाना की बुनियाद पर डिबेट चल रही है ना, और मुझ समय हर एंकर का यही सवाल होता है कि आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, वो अभी तक आप लोगों ने प्लान नहीं किया, और आप भी अभी यही बात कर रहे हैं कि अभी आगे क्या होगा ये प्लान नहीं किया, तो फिर इस चीज पर क्या आप अदम एतमाद के बाद आखिर करने क्या जा रहे हैं? अगर कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ तो फिर उसको टेबल करेंगे कैसे? और फिर ये क्या जो टाइम आप दे रहे हैं 2-3-4 हफ्तों का, इसमें ये सारी चीजें हो जाएंगी? देखिए, इंशाल्लाह टाइम जो मैं दे रहा हूँ उसके अंदर हो जाएंगी। मैंने जैसे पहले बताया कि ये, क्योंकि देखें इट्स अ डायनामिक सिचुएशन, ये उसके अंदर बहुत सारी जो है वो मूविंग पार्ट्स हैं, तो उसके अंदर ज़ाहिर है हमें पूरा प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करना है। हम अगर उसको हाफ बेक्ड आइडिया को चलाएंगे या उसकी पूरी तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप लोग कहेंगे कि देखें आपकी तैयारी पूरी नहीं थी। ज़ाहिर है वो जो हम काम करना चाह रहे हैं उसके अंदर हमें फिर ज़ाहिर टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नंबर जो हम कॉन्फिडेंट हैं कि नंबर्स हमारे पास हैं, और इंशाल्लाह जो है वो इस महीने टेबल हो जाएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन। सही है सर, आप 2 दर्जन से ज्यादा कह रहे हैं, बिलावल साहब 5 लोगों की हिमायत का बता रहे हैं, कादिर साहब ऑब्वियसली नाम तो नहीं बताएंगे आप, ये बता सकते हैं ताल्लुक कहाँ से है उनका? कराची से ताल्लुक है, किसी और शहर से ताल्लुक है सर?
देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है कि कराची के 13 महीने में से आधे से ज्यादा हमसे राब्ते में हैं और वो टिकट की यकीन दहानी मांग रहे हैं, वो हमसे राब्ते में है और उनके बयानात भी आपके सामने। अब आप खुद ही नाम समझ ले कि जिसने कहा कि मैं हाया नहीं हूँ, मुझे लाया गया, जिसने गैस लोड शेडिंग के खिलाफ हुकूमत का वफाकी हुकूमत को धरने की मंदुखेल साहब, आपके अपने सर पीपल्स पार्टी के अपने एमएनए तो 10 आज तक सेलेक्ट नहीं हुए कराची से, तो वो लोग जो कराची का मैंडेट लिए हुए हैं वो आपसे टिकट मांग रहे हैं। वो कराची का मैंडेट जिसने लिए है उनका अशर आपने मेरे इलेक्शन में देखना है। 7 महीने पहले 6ठे नंबर पे पीटीआई आ गई, जो पहले नंबर की पार्टी थी वो 6ठे नंबर पे आ गई। तो मैंडेट तो उनको अच्छी तरह पता है कि वो उनको कौन लिया है आरटीएस सिस्टम बिठा के, तो वो पता है अच्छी तरह उनको। इस वजह से वो इधर उधर जो है ना वो हाथ पांव मार रहे हैं। उस हल्के में तो सर 2018 में भी तो 500-700 वोट से ही जीते थे ना सर, लेकिन जिन हल्के के लोग आपसे टिकट मांग रहे सर, वहाँ क्या पोजीशन है? वहां से पोजीशन यही है ना कि जो मेरे सीट निकली है पीपल्स पार्टी ने 33 साल बाद जीती है, तो उनको कैसे नहीं पता होगा 33 साल बाद जो पीपल्स पार्टी एक सख्त तरीन इलेक्शन जीत सकते हैं। Exactly, वही तो मैं कह रही हूँ आपको। वहां पर तो इससे पहले भी जो उम्मीदवार जीते थे वो भी 500-700 की लीड से जीते थे ना सर, लेकिन बाकी जहाँ जो 13-14 एमएनए बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वहां पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या रही है? टारगेट किलर, दहशतगर्दी, बोरीबंद लाशों का दौर था, अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के, कराची के बाशऊर पढ़े लिखे नौजवान को अच्छी तरह पता है कि इनका मुस्तकबल पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि मेरे सीट 33 साल बाद पीपल्स पार्टी को दी गई है और आवाम ने, तो मैं समझ रहा हूँ कि अब इसी से अंदाजा लगा। और दूसरी बात यह है कि जो जनूबी पंजाब के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, बाप पार्टी है। अभी तो डॉक्टर अफनान साहब ने बताया कि हमें तो सिर्फ 10 सीटों की जरूरत है। 10 में काफ लीग अपनी जगह पे आप एक तरफ रख ले या अभी आप बीच में ग्रीन बेल्ट में रहने दे उनको, दोनों हाईवेज के बीच में, तो आप उसके बाद आप बाप पार्टी देख ली। अभी तो हम इसको टच ही नहीं किया, उन्होंने हुकूमत को धमकी दी है आइंदा वो किसी असेंबली की इजलास में शमूलियत नहीं करेंगे। ये तो आपके टीवी चैनल ने सबने दिखा दिया है। और फिर उसके बाद नूर आलम खान साहब की गुफ्तगू, खुद परवेज खटक साहब ने एक अलग ग्रुप शो किया है कि 7 एमएनए मेरे साथ है। तो बात यह है कि इनकी खुद जहांगीर तरीन अपनी जगह पे, और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या उसमें से हम 10 लोग नहीं ले सकते हैं? आपको नहीं पता है कि ये टास्क अपोजिशन ने किस शख्सियत को दी है? उस शख्सियत को दी है जो पूरा पाकिस्तान मानता है कि एक जरदारी सब पर बारी। हम तो कहते हैं एक जरदारी सबसे आ रही, तो आप जिस शख्स को ये टास्क दिया गया है वो हिम्मत हारने वाला और वो शिकस्त हारने वाला नहीं है। आप देखेंगे इससे कई ज्यादा आपको पूरा करके देंगे 10 क्या चीज है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कादिर खान मंदुखेल साहब, अफनान साहब, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। एक छोटा नाज़रीन ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो जावेद लतीफ़ साहब या दीगर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के आकर मेरे शोज़ में, दीगर शोज़ में बताते रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब अभी आ रहे हैं, तभी आ रहे हैं, इस महीने आ रहे हैं, उस महीने आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो खबर आई है ना कि मियां साहब आगे के लिए और तकरीबन 1.5-2 साल के लिए प्लान क्या कर रहे हैं वो बताने वाली हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर इस वक्त मेरे पास है जो कि जाहिद गिशकोरी साहब लेकर आए हैं मियां साहब के बारे में, जो मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा हैं उनके, वो कहते रहे हैं कि मियां साहब बस दिसंबर में आने वाले हैं, बस अभी साल के आगाज़ में आ जाएंगे। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून के लोगों ने कहा कि मियां साहब की रूह यहाँ है, जिस्म वहाँ पर है। ये तक लोगों ने कहा कि भाई हम कहते हैं अल्लाह के वास्ते मियां साहब आप ना आए, आपकी हालत ऐसी नहीं है, आपकी तबीयत ऐसी नहीं है, मियां साहब का बस चले तो वो तो पहली फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान आ जाए, उनका दिल पाकिस्तान में लगता नहीं है वहाँ पे। लेकिन अब जो खबर मेरे पास आ रही है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मियां साहब क्या कर रहे हैं वहाँ पर, ये जाहिद गिशकोरी साहब मुझे बताएंगे। जाहिद साहब आपके बड़े उनकी फैमिली से राबते रहे हैं, होते रहे हैं, अभी क्या बताया जा रहा है? मियां साहब बड़ी कुछ तगोदौ कर रहे हैं, कुछ वकला की खिदमत हासिल कर रहे हैं, किस लिए जरा बताइए उनको भी जो मियां साहब के आने की तारीखें बता रहे होते हैं। जी किरण, बिल्कुल ऐसा ही है। जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं ये है कि मियां साहब ने एक बड़ी तगड़ी लीगल टीम तैयार की है लंदन में। अपना जो उनकी अपील चल रही है वहाँ वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, जो हमारे राय बता रहे हैं, जो बिल्कुल क्रेडिबल सोर्सेज हैं, उनका ये बताना है कि 2 बैरिस्टर और 2 सोलिसिटर, 4 रुकनी ये नई टीम है, बिल्कुल फ्रेश, जो कि लीगल टीम है उनकी,
वो इस केस की तैयारी तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है। जैसे ही अगस्त में फ़ैसला आया था और बड़ा स्ट्रॉन्ग केस उन्होंने तैयार किया है, और ये इंडिकेट करता है कि शायद वो अपना स्टे प्रोलॉन्ग करें। उसकी वजह ये भी है कि उन्होंने पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है वहाँ पर अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए भी एक फ्रेश एप्लीकेशन डाली है उनके साथ, और मैंने पाकिस्तानी हाई कमीशन से भी रब्ता करने की कोशिश की है कि क्या अपडेट्स हैं। उन्होंने जो एप्लीकेशन डाली है अपने पासपोर्ट के लिए रिन्यूअल के लिए, वहाँ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मैं आपको अथॉरिटी से बता सकता हूँ कि जो उन्होंने ये लीगल टीम तैयार की है जो उनका केस तैयार कर रही है, इस बात से ये एक इंडिकेशन मिलता है कि शायद उनका जो स्टे है वो इस साल के आखिर तक चला जाए या इससे आगे भी जा सकता है। उसकी वजह यह है जो लीगल टीम काम कर रही है, नए 2 सोलिसिटर्स हैं, उनके पास कई ऑप्शंस हैं। एक तो ये अपील का जो दौरानिया है, अमूमन 8 महीने से 18 महीने तक ये अपील कंक्लूड हो सकती है। इन केस लीगल टीम के पास ये भी एक ऑप्शन है कि अगर ये अपील रिजेक्ट हो जाती है किसी वजह की वजह से, तो फिर जुडिशियल रिव्यू में वो आगे जा सकते हैं, तो इस तरह का और टाइम बैक किया जा सकता है। उनके पास एक आर्टिकल 3 और 8 भी है जो यूरोपियन कन्वेंशन का है, ह्यूमन राइट्स का, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी बात से मुझे वैसे एक बात भी याद आ गई, अभी पिछले दिनों भी ये डिस्कस होता रहा है कि अदम एतमाद कामयाब हो जाती है या नहीं हो जाती, लेकिन कुछ हलकों में डिस्कस होता रहा है कि मियां साहब ने फिलहाल वापस नहीं आना। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब भी इस वक्त इलाज के घर से हैं लंदन में, मियां साहब भी वहीं पर ही ऑब्वियसली मौजूद हैं। अब जब भी जेकेटी जाते हैं तो ये होगा उठता है कि शायद ये मुलाकात होने जा रही है, मियां साहब और जहांगीर तरीन साहब की कोई गुफ्तगू होने जा रही है। इस बार अगेन वही बात, फैमिली से बातचीत होती है आपकी, कुछ पता चल सका है, कुछ ऐसा होने जा रहा है क्या इस बार? देखिए किरण, एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं डायरेक्टली फैमिली मेम्बरान के जो वहाँ पर लंदन में कुछ हैं उनसे भी मेरी बातचीत मुतवातिर होती रहती है एज ए जर्नलिस्ट, और जहांगीर खान तरीन से भी मेरा कांटेक्ट है। तो एक पॉसिबिलिटी है, दोनों तरफ से ये रूल आउट नहीं किया गया है कि आया कि डायरेक्ट मुलाकात हो सकती है वहाँ पर या फिर टेलीफोनिक डिस्कशन खैरियत के लिए। और ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है 100% के वो रेगुलरली शहबाज शरीफ के साथ जहांगीर खान तरीन टच हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि जहांगीर खान तरीन की तबीयत जो है वो बिल्कुल ख़राब है और वो चेकअप करवा रहे हैं, वहाँ पर मुतवातिर इंगेज हैं गुज़श्ता 3 दिन से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। जी। तो ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती। है सर, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी है आपने। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन, मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।